वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगर। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि पीवाईक्यूज यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कई बार पीवाईक्यू से बनते हैं या फिर उससे रिलेटेड कंसेप्ट से बनते हैं। तो हम लॉ पिलर में ये ट्राई करते हैं कि हम सबसे पहले पीवाईक्यूज से आपको ये बताएं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आप स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ हम ये बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा डीप में जाके पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पीवाईक्यू से ज़्यादा आई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी एक और वीडियो है जो आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने यूएन चार्टर के क्वेश्चंस को कवर करवाया हुआ है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन इज नॉट ऑफ एनी स्टेट ही विल बी कॉल्ड स्टेटलेस। ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये बोला गया है कि अगर पर्सन कहीं का भी नेशनल नहीं है, उसके पास कहीं किसी देश की भी नेशनैलिटी नहीं है, तो हम उसको स्टेटलेस कहते हैं। तो ये कहा गया था स्टॉइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ही इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन भी आई थी। साथ ही साथ इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई पर्सन किसी भी नेशनल का नहीं है, उसके पास कोई भी नेशनैलिटी नहीं है, किसी भी स्टेट की नेशनैलिटी नहीं है, तो हम उसको एक तरीके से स्टेटलेस मानते हैं। और ये डेफिनेशन आई थी हमारे पास स्टॉइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी के केस में। वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पे बहुत अच्छे से टिक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस नॉट करेक्ट पे आते हैं और वो इतना कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उसके ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप यूजीसी नेट का पेपर दें, मॉक टेस्ट दें, आप लॉ पिलर से भी अगर कोई मॉक टेस्ट लेते हैं या फिर आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लेकर के सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉट करेक्ट आता है, स्पेसिफिकली अपनी कॉपी में लिखिए कि नॉट करेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने उसको करेक्ट के हिसाब से आंसर किया तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो नॉट करेक्ट स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे मार्क किया है। जितने भी नॉट करेक्ट क्वेश्चन आए आपको भी यही करना है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो ये सबसे पहली बात आर्टिकल 14 नहीं बोलता है, 16 नहीं बोलता, ये बोलता है आर्टिकल 14। उसके बाद राइट टू सीक असाइलम देता है, राइट मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों ही बातें गलत लिखी हैं, बट सबसे पहले तो ये आर्टिकल 16 वाली बात ही गलत हो गई कि आर्टिकल 16 में नहीं दिया है, ये दिया है आर्टिकल नंबर 14 में। In 1967, United Nations Declaration Territorial Asylum was unanimously adopted by the General Assembly. Next देखते हैं, The Convention on the Status of Refugees 1951 entered into force on 22nd April 1956. No, this is wrong statement because Convention on Status of Refugees जो 1951 की है वो एंटर इंटू फोर्स 22nd अप्रैल 1956 की जगह 1954 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमाग में रखना है कि कन्वेंशन जो स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज की है वो 1951 की है, एंटर इनटू फोर्स 1954 में हुई है, 1956 में नहीं हुई। यूजीसी 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चंस पर पूछ चुका है। नेक्स्ट, इन द असाइलम केस, कोलंबिया वर्सेस पेरू का जो केस है असाइलम केस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरिटोरियल एंड डिप्लोमेटिक असाइलम। बताया था, इसमें बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे, देखो फर्स्ट तो गलत हो गया, साथ ही साथ थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, इसके ऑप्शंस यूजीसी ने गलत दिए थे, बट सेकेंड और फोर्थ की बात है इसमें सही दी हुई है, तो इसलिए सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों गलत है, फर्स्ट में आर्टिकल 16 दिया हुआ है, जबकि इसका होना चाहिए आर्टिकल नंबर 14। और थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन जो स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज की है वो 1951 में आई है, बट जो एंटर इनटू फोर्स हुई है वो 22 अप्रैल 1954 में हुई है, 1956 में नहीं हुई है, गलत दिया हुआ है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट, Hegel is one of the chief exponents of the constitutive theory of recognition. Recognition theory of recognition हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था रिकॉग्निशन कैसे मिल सकता है। 2 थ्योरीज होती है, कौन कौन सी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन से कंसेप्ट कई बार आया हुआ है। तो हीगल सही बात है, हीगल इज वन ऑफ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। Civil Air Transport Incorporated Company versus Central Air Transport Incorporation Company is a leading case on the retroactive effect of recognition. Very important, ये वाला केस retroactive effect of उसका और recognition का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केस ईयर भी याद रखना है, और ये केस में क्या बोला गया था, retroactive effect of recognition के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया था। इंपॉर्टेंट केस, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डी ज्योर रिकॉग्निशन इज नॉट फाइनल एंड कैन बी विड्रॉन। ये बात बिल्कुल गलत है, ये है जो चीज है वो अप्लाई होती है डी फैक्टो रिकॉग्निशन में, ना कि डी ज्योर रिकॉग्निशन में। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत।
नेक्स्ट, in Luther versus Tagore, it was held that there is a distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority. ये बात सही है. Luther versus Tagore में जो आया था वो आया था डिफरेंस बिटवीन de facto and de jure recognition में. ये बात बिल्कुल सही है. तो इसमें गलत क्या हो गया हमारे पास? स्टेटमेंट नंबर 3. तो सही कौन कौन से हो गए? 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट, अब बताना है हमें मैच द करेक्ट ऑप्शंस. तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब आई थी? ह्यूमन राइट्स काउंसिल आई थी 2006 में. यूडीएचआर आया था हमारे पास 1948 में. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आई थी 1966 में. और जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स पे वो हुई थी हमारी 1993 में. ये सारे ही इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है. कब आए थे, किसने एस्टैब्लिश किए थे, इस सब के बारे में भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में हमें पता होना चाहिए. तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. ह्यूमन राइट्स काउंसिल आई थी हमारे पास 2006 में. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए थे हमारे पास 1948 में. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में. और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स आई थी हमारे पास 1993 में. ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच, फिर से वही मैच वाला क्वेश्चन है. तो हमने वाला जो वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि आप कौन कौन से मोड से और कौन कौन से मोड से नेशनैलिटी आ सकती है, एक्वायर कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं. तो हमें बताना है कि कौन सा मोड है. सेशन इज वन ऑफ द mode of losing nationality. Session is mode of losing nationality and substitution is the mode of acquisition of nationality. ध्यान रखना, session is mode of losing and substitution is acquisition of nationality. And reprisal is a coercive means of settlement of international dispute. And good emphasis is a pacific means of settlement of international dispute. Important question आ चुका है, फिर से आने की संभावनाएं हैं. नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारे पास ये केसेस के नाम. हमें केसेस के नाम पहचानने हैं. तो डिसीजन गिवन बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कौन सा केस है? इसी को बोलते हैं पायस फंड केस. द प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम वाज एनंसिएटेड इन द केस ऑफ, ये आया था हमारे पास असाइलम केस में. उसके बाद आता है हमारे पास अ लीडिंग केस ऑन रिप्राइजल इज नॉलिया इंसिडेंट एंड केसेस डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन. एक्चुअली इसका केस होगा हमारे पास, ये केस होगा हमारे पास असाइलम केस. एंड केसेस डिसाइडेड बाय अंडर कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन होगा हमारे पास राइट ऑफ माइनॉरिटीज वाला केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन. तो कौन से केसेस नहीं है उससे पहले देख लेते हैं कि कौन से केसेस है. तो सबसे पहला सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन, ये है रिकॉग्निशन से रिलेटेड. अरजाजू मेहंदी केस इज आल्सो रिलेटेड टू रिकॉग्निशन. बट ये दो केसेस जो है दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन. तो कौन क्या आंसर हो गया इसका? 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों ही केसेस रिलेटेड है किससे? रिकॉग्निशन से. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड इन 1977 बाय द जनरल Assembly. Article 14 of 1948 Universal Declaration of Human Rights makes obligatory by states to grant asylum. This is very incorrect statement. It is not obligation. Right to seek asylum Article 14 में दिया है, but there is no obligation on the states to grant asylum. International Court of Justice explained the distinction between territorial and extraterritorial asylum on Colombia versus Peru का केस. सही बात है. The Convention on Status of Refugees was given in 1951, but it entered into force on 1954. ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है. तो कौन सा गलत हुआ? हमारे पास गलत हुआ सिर्फ फर्स्ट वाला. 1977 में नहीं आया था, ये आया था हमारे पास 1967 में. 1967 में, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. बाकी के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has viewed that there is a legal duty on the part of the existing states to recognize any community that has in fact acquired the characteristic of statehood. मतलब इन फैक्ट की बात पे जोर किसने दिया था? दो तरीके के रिकॉग्निशन होते हैं, डी फैक्टो एंड डी जोर. तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन को ऑब्लिगेटरी बताया है उन स्टेट्स पे कि आपको डी फैक्ट, अगर कोई कम्युनिटी या कंट्री एग्जिस्ट में आ चुकी है तो दूसरी कंट्री की लीगल ड्यूटी है कि वो उस कंट्री को रिकॉग्नाइज करे. ये वाला बात कौन से ज्यूरिस ने कही है? तो इसको फेवर करते हैं हमारे ल्यूटर पैक्ट. ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये. Next, which of the following statement is correct? In Notte Bohum case, the International Court of Justice held that in respect of grant of nationality, there is no obligation of the states if that man has no relation with the state of naturalization. ये बात सही है. In famous Relinch case, it was held that if a person is not a citizen of any state, he will be called stateless. No, this is not correct. हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि स्टेटलेस वाली बात की बात किसमें की गई थी? स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी के केस में. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट
गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेशनैलिटी इज अ प्रिंसिपल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ, सही बात है। द कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस वाज अडॉप्टेड इन 1959 बाय द जनरल असेंबली। स्टेटलेसनेस की आई थी 1961 में। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए हमारे, फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी गलत हो गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आता है, कई बार आया हुआ है। असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 2 में तो स्पेसिफिकली बहुत क्वेश्चन, इस बार दिसंबर वाले अटेम्प्ट में तो बहुत क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन के। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टाइप समझना है, पैटर्न समझना है कि यूजीसी नेट क्या पूछना चाहता है और फिर उसके क्या आंसर्स देता है। तो असर्शन क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट एक्सट्राडिशन for political crime is not allowed. Stoic versus public trustee is a leading case relating to non-extradition of political criminals. Assertion is correct, but reason is wrong because Stoic versus public trustee के केस में तो हमने statelessness वाली बात पढ़ी थी, extradition, non-extradition से related इसमें कोई concept नहीं बताया गया था. So assertion is correct, but the reason given is wrong. Important. Assertion is correct, but the reason given is wrong. अब आ जाता है हमारे पास which of the following statement is incorrect. Give correct answer by using the codes given below. Subjugation is mode of the acquisition of nationality under international law. सही बात है. Stoic versus public trustee is a case related to double nationality. Article 3 to 6 of the Hague Convention provides the provisions for solving the problem of double nationality. Cession is mode of the loss of nationality under international law. तो करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट हो गया। अब जहां पे भी ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उसको हटा दो। ये एक तरीका होता है यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि 4 वाले ऑप्शंस को हटा दो। अब हमें देखना है कि क्या सिर्फ 2 वाला सही है या फिर 1 2 3 तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि 4 तो करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हमें देखना है कि क्या सिर्फ 2 इनकरेक्ट है या फिर 1 2 3 तीनों की तीनों ही इनकरेक्ट है। तो सब्जुगेशन इज अ मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी, इट इज अ मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनैलिटी। स्टोइक वर्सेस पब्लिक trustees case related to statelessness and not double nationality, and article 3 to 6 does not given the provision for solving the problem of double nationality। तो ये तीनों ही बातें गलत है, बाकी का फोर्थ ऑप्शन इज, मतलब सेशन इज द मोड ऑफ लॉस, इसलिए ये वाली बात सही है, बाकी के गलत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिजल्ट ऑब्जर्व्ड, the question of what state a person belongs must ultimately be decided by the municipal law of the state to which he claims to belong or which it is alleged that he belongs। इसका आंसर होगा स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी। कौन से केस में बोला गया था, ये स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टी के केस में बोला गया है। द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्रेडिशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन, इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1960। कब हुआ था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्रेडिशन, कब पास की गई थी, 18 अप्रैल 1960 में पास की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 28 मार्च 1945 अ कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम was adopted at, मतलब हमें प्लेस का नाम बताना है कि 1945 में 28 मार्च को कौन सी प्लेस पे कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम पास की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट फिर से मैं वो लगा रही हूँ कि नॉट करेक्ट वाली बात को नहीं भूलना है, पेपर सॉल्व करते टाइम अलग से लिख लेना है क्वेश्चन नंबर कौन सा नॉट करेक्ट से रिलेटेड है। 1 सेकंड में लिख जाएगा, बट आंसर सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पहला, देयर आर 4 मेन थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, नो देयर आर ओनली 2 मेन थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। अभी हमने फिर से डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी। नेक्स्ट, एंजेलोथी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, नो एंजेलोथी इज कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, ना कि डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज अ केस ऑन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन। ये केस पहले भी आ चुका है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है कि ये वाला केस सिविल एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट इज अ केस रिलेटेड टू रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन से रिलेटेड ही है। And Pitt Corbett is one of the chief exponent of constitutive theory of recognition. This is a wrong statement. वो constitutive theory के नहीं थे, वो थे declaratory theory के, इसलिए वाला statement भी हो गया incorrect। तो कौन कौन से statement incorrect हो गए, 1 2 and 4, आंसर हो जाएगा ये। Next, which of the following statement is are correct according to constitutive theory of recognition? Statehood or the authority of the new government exists as such prior to and independently of recognition। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या बोलते हैं कि स्टेटहुड जो है वो न्यू गवर्नमेंट का एग्जिस्ट एज सच प्रायर टू,
कि बट कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या बोलती है कि अपने आप से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, जब तक कि कोई स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं देगी उसका रिकॉग्निशन नहीं माना जाएगा। इसमें दिया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की बात वो एक्चुअली डिक्लेरेटिव थ्योरी की है, तो ये हो गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्योंकि बोल रहे हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी की बात और पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में आएगा, नो ये डिक्लेरेटरी थ्योरी में आएगा, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। de jure recognition is by nature provisional and may be made dependent on the conditions with which the new entity has to comply। तो de jure recognition by nature provisional नहीं होती, de jure recognition by nature permanent होता है, इसलिए स्टेटमेंट में हो गया wrong। The principle that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority was laid down in Luther versus Sagar। ये बात सही है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता de facto और de jure recognition में, क्योंकि इंटरनल एक्ट्स को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है, ये बात ल्यूथर वर्सेस सागर 1921 में ही कही गई थी। de jure recognition is final and once given cannot be withdrawn, ये दोनों बात सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा 3 and 4, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 and 4। नेक्स्ट, who has remarked that the wide acceptance of declaratory theory is due to the reaction against the traditional conception of recognition as a matter of policy and simply there is a legal duty on the part of the state to recognize any community that has in fact वाली बात को सबसे ज्यादा कौन से ज्यूरिस्ट ने वो किया था, ये थे हमारे न्यूटन पैक, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। In which of the following cases the Supreme Court clarified the distinction between expulsion and extradition following international law। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया था, डिफरेंस क्लैरिफाई किया था एक्सपल्शन और एक्स्ट्राडिशन में, तो ये था हमारा हंस मुलर ऑफ न्यूरेमबर्ग वर्सेस सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंसी जेल कैलकाटा एंड अदर्स के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में एक्सपल्शन और एक्स्ट्राडिशन के बीच में डिस्टिंक्शन को क्लैरिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? By asylum we mean shelter and active protection extended to a political refugee from another state which admits him on his request, सही बात है। Under Article 14 of the UDHR right to asylum is recognized, ये भी दिया है, right to seek asylum is recognized, right to asylum is not recognized, जिसलिए statement हो गया wrong। International Court of Justice explained the distinction between territorial and extraterritorial asylum in the asylum case, ये बात सही है। In 1966 UN Declaration on Territorial Asylum was unanimously adopted by the General Assembly। अब देखते हैं सबसे पहले तो हमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही लगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक्सप्लेन किया था, ये बात सही है। आर्टिकल 14 में राइट टू असाइलम ने दिया है, राइट टू सीक असाइलम दिया है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अब बाय असाइलम वी मीन शेल्टर एंड एक्टिव प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड टू अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी फ्रॉम अनदर स्टेट व्हिच एडमिट्स हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट, ये बात भी सही है। तो 1 and 3 तो सही हो गया, 2 गलत है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे, 1 2 3 1 2 3 4 3 and 4, इसके ऑप्शंस भी गलत ही लग रहे हैं। 1966 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो डिक्लेरेशन है टेरिटोरियल असाइलम पे वो 1966 पे आया था, एक्चुअली में 1966 में ही आया था, तो इसलिए इसके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे 1 3 and 4। तो इसमें 1 और आ सकता था, बाकी सही है ये। अब बचा था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है, फिर से एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है। When a state wants to delay the de jure recognition of any state, it may in the first stage grant de facto recognition, सही बात है, क्योंकि de facto recognition टेम्परेरी है बट de jure recognition परमानेंट है, तो परमानेंट देने से पहले एक टेम्परेरी रिकॉग्निशन दिया जा सकता है, बात बिल्कुल सही है। There is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to internal acts of the recognized authority, ये बात भी सही है, ये वाला बातें केसेस में बोली गई है, but this is not the correct explanation of the assertion given। तो assertion and reason both are correct, but the reason given is not the correct explanation of the assertion given। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following cases not a case on de facto, important not वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, not a case on de facto, not वर्ड आए, सबसे पहले उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। The point that there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of the recognized authority, बेसिकली ये बात बोली गई थी सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट केस। Next, in which of the following cases of the International Court of Justice held in respect of grant of nationality, there is no obligation of the states if a man has no relationship with the state of naturalization and the court has applied the principle of effective nationality। ये था हमारा केस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेबल का केस, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, who observed de facto recognition is by nature provisional and may be made dependent upon conditions which the new entity has to comply. It differs from de jure recognition and
that there is not yet a formal exchange of diplomatic representatives. De jure recognition is complete, implying full and normal diplomatic relations. तो ये बात हमारी बोली गई थी by the opening. Important. Next. अब हमें मैच द फॉलोइंग लगाने हैं. तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये आया था, रिकॉग्निशन का केस है अरनजांजू मेंदी का, वेरी इंपॉर्टेंट केस. एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है री कैस्टियोनी केस. असाइलम से रिलेटेड है हाया दे ला टोरा केस. और लास्ट कौन सा बचा हमारे पास सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये आया था हमारे पास यूएस वर्सेस पुणे का केस. इंपॉर्टेंट. Assertion reason. By the term asylum, we generally mean shelter and active protection extended to political refugee from another state who has sought such protection from another country. Everyone has right to seek and enjoy another country asylum from persecution. ये बात सही है. asylum क्या है? shelter देना, active protection देना to political refugee, क्योंकि हर किसी के पास right है seek करने का और enjoy करने का asylum. Both A and R are correct and as the correct explanation. Next. Who is the exponent of constitutive theory of recognition? एंजिलोती और ओपनियम दोनों है, बट मेन माना जाता है एंजिलोती को, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिलोती. नेक्स्ट. अब ये बताना है हमें कि डिफेक्टो और डी ज्योर रिकॉग्निशन से रिलेटेड कौन कौन से हैं और डिक्लेरेटरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी. रिकॉग्निशन क्लोथ्स रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट एंड रिबेल्स अंडर इंटरनेशनल लॉ. तो रिकॉग्निशन को इंपॉर्टेंट माना गया. क्लोथ्स द रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट मतलब उसको एक तरीके से नाम देती है. तो ये थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में ही बोला जाता है कि एक स्टेट तभी रिकॉग्नाइज मानेगी जब दूसरी स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करती है. अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिकॉग्निशन मियरली एक्नॉलेज एज अ फैक्ट. एक्नॉलेज एज अ फैक्ट ये आ गई हमारी डिफेक्टो वाली बात. स्टेट नीड नॉट नेसेसरी रिकॉग्नाइज एंटिटीज पोजेसिंग द एट्रीब्यूट्स. जरूरी नहीं है, तो ये वाली बात हो गई हमारी डिक्लेरेटरी से रिलेटेड. एंड statehood exists independently of recognition, it is subject to international law. ये हो गया हमारा de jure recognition से related. Next, a refugee means any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion is outside the country of his nationality. सही बात है, because the UN Convention on the Refugee in its article 1A says so. refugee की definition इसमें दी हुई है. दोनों ही बातें सही है और ये correct explanation भी है. Next. Recognition of a state is not the question of policy. Within existing states, governmental changes raise no question of recognition. दोनों ही बातें सही हैं, but it is not the correct explanation. Recognition of a state is not the question of policy. सही बात है. Within existing state, governmental changes raise no question of recognition. अगर existing state में कोई governmental changes हो रहे हैं तो उसको हम recognition का part नहीं मानते हैं. ये हो गए हमारे पास. Next 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, PYQs हो गए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के. इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. लॉ पिलर के बारे में लॉ पिलर से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं. साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं. मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे. मॉक टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठने से पहले. साथ ही साथ हमारी वीडियोज भी लॉ पिलर के चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. हमारा क्रैश कोर्स भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.